लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी। आज भी वर्क को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। मैं जो आप में से ईटा या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में वर्क और हीट को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूंगा। मतलब अभी यहाँ पर मैं स्लाइड से डिस्कशन करूंगा क्योंकि एमडी कैट के कोर्स में ही कम है, लेकिन इस पर हम डिटेल से भी बात अपनी जो सेपरेट क्लास है हमारी उसमें करेंगे। इसकी कुछ बेसिक सी बातें और कर लेते हैं कि अगर हम एरिया अंडर पीवी ग्राफ की बात करें, पीवी मीन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। अगर एरिया अंडर पीवी ग्राफ की बात करें तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंडर एरिया वर्क डन की इक्वल होता है। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इसके आपके कुछ इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। आपको इस तरह का ना कोई ग्राफ बना हुआ वो दे सकता है। एक एक्सिस प्रेशर के एक्सिस है, दूसरा एक्सिस वॉल्यूम के एक्सिस है, और ग्राफ कुछ वो यूं बना सकता है आप लोगों का कि सपोज कर लेते हैं कि यूं मैं चले पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर कोऑर्डिनेट्स बाद में लिख देता हूँ। इस साइड को आप पीवी लिख लें, यानी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पीवी हैं। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप थोड़े चेंज करके P इंटू 2V लिख दें। इसके बाद इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आप लोगों ने लिखने हैं, इसको 3P और 2V लिख दें। इसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसके 3P इंटू V लिख देंगे। इस तरह ना डायग्राम बनी हुई आएगी, और आपको जो पॉइंट्स हैं, इसके जो वर्टिसेस कह लें, इन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स के होंगे, और क्लोज पाथ आपको नजर आ रहा है। ये बात तो कल हमारी डिसाइड हो चुकी थी कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो नहीं होता, कि प्रेशर वॉल्यूम फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केस में फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर सोल्यूशन लिखा हुआ है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इक्वल टू वर्क डन। तो हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है। अगर हम इस ग्राफ के एरिया की बात करें, एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन होगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला बनता है वो हम लिखे होते हैं लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, यानी लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, ये वर्क के लिए है ना, ये विड्थ के लिए। अब मुझे बताओ, आप लोग इसका लेंथ एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ नोट करो, इधर से नोट कर लो, इधर से नोट करो। बात है कि लेंथ एक्सिस के लॉन्ग तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, ये जो लेंथ एक्सिस है उस एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर देखें, इधर भी पी है, इधर भी पी है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। लेंथ एक्सिस ये वाला है, इस एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो टी 2V माइनस वी किसकी इक्वल हो जाएगा, V। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से कैलकुलेट अगर करना चाहें तो वहां से कैलकुलेट कर लो। तो अब देखें, इस जगह पर भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2V हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, V हैं। 2V माइनस V किसकी इक्वल होगा, V की इक्वल ही होगा। तो इधर से आप कैलकुलेट करें या ऊपर से कैलकुलेट करें, लेंथ तो सेम ही आएगी। इनटू विड्थ आप लोगों ने लिखनी है, जो इसका विड्थ का एक्सिस है उस एक्सिस का नाम प्रेशर चेंज हो रहा है। तो आप विड्थ को यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें, बात एक ही है। अगर आप विड्थ एक्सिस का नाम सोचें ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे जरा गौर करो, इधर भी V इधर भी V, तो वॉल्यूम को माइनस करने से वैसे ही कोई बेनिफिट नहीं होगा, प्रेशर को माइनस करने से ये आंसर आएगा। तो 3P में से P को माइनस करेंगे तो आपका 2P हो जाएगा। तो ये जो आपका एरिया अंडर PV ग्राफ बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2PV हो जाएगा। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि एरिया अंडर PV ग्राफ जो होगा वो आपका 2PV की इक्वल होगा। इसी तरह का अगर हम कोई और एमसीक्यू बना लें, अगर हम इस तरह का कोई एक और एमसीक्यू जनरेट करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कुछ डायग्राम उसकी इस तरह की बने। ये आप लोगों ने एक ट्रायंगल बना दी, ये वर्टिकल एक्सिस प्रेशर का है, ये प्रेशर का है, ये वॉल्यूम का एक्सिस है। इसमें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पीवी हैं, और इसी तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो इसका पी, आपको कोऑर्डिनेट्स तो खैर पेपर में गिवन ही होंगे ना, P इंटू 3V होंगे। और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें जो इसकी पीक है, तो 3P इंटू V कर लें। ये आपको ना इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर आपको इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो अब आप इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। ये कौन सी शेप है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का वही वही बात है, एरिया इक्वल टू वर्क डन होगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है,
ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला जो बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब बच्चों बेस एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज हो रहा है वो प्रेशर सॉरी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है ना, वो कहता है मैंने प्रेशर में चेंज निकालनी, तो आप चेंज निकाल के देख लीजिएगा, प्रेशर इस एक्सिस के अलॉन्ग वैसे ही चेंज जीरो आएगी। पी है, ये भी पी है, तो जीरो आ जाएगा, वो जीरो तो लिख नहीं सकते। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो लिखनी है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो 3v में से v को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2v इंटू हाइट का जो एक्सिस है उधर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो 3p में से p को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p। 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका जो वर्क डन आपके पास बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वर्क डन आपके पास कितना बन जाएगा 2pv वर्क डन हो जाएगा। तो ये बस आप लोगों ने चंद छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी केस में इस तरह जो वर्क डन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सारों को बात? ये बस थोड़ा-सा मैंने आपको आइडिया दिया था वर्क और हीट का। वैसे वर्क और हीट डायरेक्ट एमडी कैट वाले बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके कोर्स में अब डायरेक्ट वर्क और हीट का टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब हम एमडी कैट का जो मेजर लास्ट टॉपिक है उस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। वो आप लोगों का है स्पेसिफिक हीट। आपका स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट को जब हम डिफाइन करते हैं तो केमिस्ट्री में वैसे इसके लिए मास जो हम यूज़ करते हैं वो 1 ग्राम यूज़ करते हैं, और फिजिक्स में हम जो मास यूज़ कर रहे होते हैं वो 1 केजी यूज़ करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझा देता हूँ। कहते हैं सपोज करें आपका एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस की जो मास है वो 1 केजी है, और हम उस सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन चेंज हो जाए या 1 सेंटीग्रेड चेंज हो जाए। क्योंकि जो टेम्परेचर में चेंज होती है ना, वो सेंटीग्रेड स्केल में और जो केल्विन स्केल होती है, दोनों में टेम्परेचर में चेंज सेम होती है। तो क्यों दोनों में टेम्परेचर में चेंज सेम है? टेम्परेचर में चेंज इसलिए सेम है कि दोनों स्केल्स के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन सेम है, 100 डिवीजन है ना। सेंटीग्रेड स्केल में भी 100 डिवीजन हैं और केल्विन स्केल में भी 100 ही डिवीजन हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन सेम होने की वजह से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके इस केस के अंदर आपके पास जो होगा वो इनकी टेम्परेचर में डिफरेंस कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 10 सेंटीग्रेड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस है, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो हम बोलेंगे ये कितने केल्विन होगा, 10 केल्विन ही होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कन्वर्ट नहीं होता। वापस आते हैं, मैंने कहा सपोज करें एक सब्सटेंस है जिसकी मास 1 केजी है, उस सब्सटेंस का हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन एमसीक्यू में लिखा हो या 1 सेंटीग्रेड लिखा हो, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट का नाम दे देंगे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं तो कुछ यूं डेफिनेशन बनेगी कि स्पेसिफिक हीट फिर क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड दो दफा रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 kilogram of substance 1 kilogram of substance by 1 Kelvin। तो हम फिजिक्स में ना इसको 1 kg से डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसको हम इसकी स्पेसिफिक हीट का नाम दे रहे होते हैं, और स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यानी स्पेसिफिक हीट की जो सिंबल होती है वो कैपिटल सी नहीं होती, कि स्पेसिफिक हीट की जो सिंबल होगी वो स्मॉल लेटर आप लोगों ने यूज करनी। इसकी सिंबल जो होगी वो स्मॉल लेटर इसकी सिंबल बनेगी, यानी स्मॉल सी इसकी सिंबल होगी। अगर हम स्पेसिफिक हीट के फार्मूला की बात करें, जो सी का फार्मूला बनता है ना वो Q बाय एम डेल्टा टी होता है। इन स्पेसिफिक हीट के अगर हम फार्मूला की बात करें तो C इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी। Q क्या चीज़ है, जो हम अमाउंट ऑफ हीट उस सब्सटेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, एम उस सब्सटेंस की मैस है, और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस से लेकर आना चाह रहे हैं। अब अगर हम इस फार्मूले में पुट कर दें, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें ना, तो मास 1 केजी हो और टेम्परेचर डिफरेंस हम 1 केल्विन ले रहे हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो इस केस में योर सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाता है ना
कि स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट जो होगी वो स्पेसिफिक हीट की इक्वल कब हो जाएगी ना, तो स्पेसिफिक हीट ये है, तो स्पेसिफिक हीट की इक्वल कब हो जाएगी, जब आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस 1 kg हो और टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन हो। अब मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से डेफिनेशन लिखी, मैंने इस स्पेसिफिक हीट को क्वांटिटी ऑफ हीट बोल दी है। देखिए ये टॉपिक तो स्पेसिफिक हीट का था, लेकिन डेफिनेशन में मैंने वर्ड यूज किया क्वांटिटी ऑफ हीट। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन, कि जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ना 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो हीट इक्वल टू होगी किसके, स्पेसिफिक हीट के। तो ये आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट की इक्वल कब हो जाती है, जब मास 1 kg हो और टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन हो। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जामिनर जब यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू को पूछता है तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है इस केस में कि C इक्वल टू क्यू होने की कंडीशन क्या है, वो बड़ी आम सी बात आपको याद भी। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, पहले मैं आपको आपकी बुक वाली बातें पढ़ा देता हूँ ना, फिर थोड़ा एडवांस भी पढ़ा दूंगा इस टॉपिक को। पहले बुक कवर कर लेते हैं। हीट की यूनिट जूल होती है और मास की यूनिट केजी होती है और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। तो अब सबको याद है इसकी सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर केमिस्ट्री में इसका मतलब है या फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में तो इसको डिफाइन करते हैं 1 ग्राम लिखते हैं, यहाँ पर 1 kg लिखते हैं, तो शायद इसकी मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग डिफरेंट नहीं है। जिस तरह वाटर की अगर मैं बात करूँ, वाटर की वैसे आपको स्पेसिफिक हीट याद भी होनी चाहिए। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बनती है, मेरे ख्याल है वो 4200 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन होती है। 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब अगर इस किलोग्राम को मैंने ग्राम में लिखना हो, इस किलोग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट करना हो, ग्राम में, तो मैं 1 kg किसकी इक्वल होता है, 1 kg बच्चों होता है 1000 ग्राम की इक्वल। अगर इसकी जगह पर मैंने ग्राम यूनिट में लेकर आना हो, तो मुझे इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 1000। तो जब मैं इसकी जगह पर 1000 लिखूंगा, जरा खुद सोचिए, इसकी जगह पर अगर मैं 1000 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 4200 बाय 1000, तो ये 4.2 नहीं बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में यही पढ़ी हुई है, इसकी जो यूनिट आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यूनिट केमिस्ट्री में इसकी यही होती है कि जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और वहां पर केमिस्ट्री में 4.2 ही लिखा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात एक ही है, इसको किलोग्राम से डिफाइन करें या ग्राम से डिफाइन करें, मीनिंग उस चीज के चेंज नहीं होते। तो ये स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए लिखी हुई है, ग्राम में भी और किस में, केजी के अंदर भी। इस बात की मीनिंग क्या है, इसके जरा थोड़े से मीनिंग पे बात करते हैं। इस ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन की मीनिंग बता रहा हूँ, फिजिकल मीनिंग इसके क्या है कि 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको 4200 जूल हीट रिक्वायर्ड होगी। तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन का मतलब है कि 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको 4200 जूल हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। यही उसने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जीके के पेपर में ये पूछा हुआ था कि आपके पास 1 किलोग्राम वाटर है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बताएं कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। तो जो स्पेसिफिक हीट के ऊपर लिखा होता है वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो समटाइम ये होता है किसी अननोन सब्सटेंस के लिए यही सेम एमसीक्यू वो बना के दे देता है। मतलब वो कोई अननोन सब्सटेंस कह देता है, उसकी उसने ये वैल्यू लिखी होती है और पूछता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, तो ये जो ऊपर लिखा होता है वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। अब सपोज करें आपकी यूनिवर्सिटी में चेंज होकर एमसीक्यू ग्राम के बारे में आ जाता है, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, 4.2 जूल हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, बस ये छोटी सी बात याद रखनी है कि इस स्पेसिफिक हीट की जो आपको जब वैल्यू लिखी हुई आती है, तो अगर उसका एमसीक्यू बने तो हम बना सकते हैं। वैसे आपका जो क्वेश्चन बन जाने के चांसेस होते हैं, थोड़े बहुत अगर बनेंगे तो वो वाटर से ही लिंक के क्वेश्चन बनेंगे कि आपके पास, और वाटर के क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं, ग्राम में भी और केजी में भी आ सकते हैं। चलें जी, ये बातें तो खैर बहुत फंडामेंटल सी बातें हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है। फिर हम आगे चलते हैं अभी थोड़ी देर तक कुछ अच्छे ऑप्शंस की तरफ भी। अच्छा जनाब, इसके बाद हम और आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं।
अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, किसकी, स्पेसिफिक हीट की टाइप्स की बात करें, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस वैसे पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि गैसेस की ज़्यादा स्पेसिफिक, जनरली हम गैसेस की स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट ये नहीं होता कि गैसेस की सिर्फ होती है, वो सॉलिड्स की भी हो सकती है, वो लिक्विड की भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम इस टॉपिक में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पे ज़्यादा बात करते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की टाइप्स की बात करें, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की 2 टाइप्स बनेंगी। एक आपके पास होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप लोगों ने जो पढ़ी हुई है ना वैसे पहले, वो मोलर वाली पढ़ी हुई है, ठीक है ये भी वही, लेकिन इनके जो कंबाइन क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम एफएससी में उनको असल में डिस्कस नहीं करते, इसलिए मजबूरन मुझे ये आपको पढ़ाना पड़ेंगी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको जरा आप समझें। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन करने की जरूरत तो कोई नहीं है कि अमाउंट ऑफ हीट, वही डेफिनेशन दोबारा इधर से देख लेते हैं, quantity of heat required to raise a temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin at constant pressure। अगर इसी डेफिनेशन को सारी को मैं यूं लाइन लगा कर लिख देता हूँ, एंड पे लिख देता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, वही पुरानी डेफिनेशन है सारी। और अगर उसके एंड पे एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी। और अगर इसी सारी डेफिनेशन के एंड पे यही सारी डेफिनेशन उसी तरह चल रही है और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा होगा ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्ड लिखा होगा, तो वो आपके पास बनेगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी। इसको बच्चे डिनोट करते हैं सीपी से, स्मॉल सीपी, और इसको डिनोट करते हैं सीवी से, ठीक है, स्मॉल सीवी, ठीक है। सी इसमें स्मॉल ही लेटर सिंबल यूज होती है। फार्मूला इसका आप लिख सकते हैं कि फार्मूला इसका बनेगा सीपी इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी था ना, तो क्यू के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में पी लगा देंगे। इस तरह अगर आप सी वी का फार्मूला लिखते हैं, पता नहीं कैपिटल में क्यों लिख सकता हूँ, इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्यू वी ओवर एन इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, सॉरी एम इंटू डेल्टा टी। तो ये दोनों के फार्मूले हो गए। एक कांस्टेंट प्रेशर पे आप जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, या 1 कांस्टेंट वॉल्यूम की जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, वो फार्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं। वैसे अगर इसका कभी को न्यूमेरिकल आए तो वो ज्यादातर इसी फार्मूले का ही आता है। इसमें C1 2 3 4 4 चीजें हैं, कोई सी 3 गिवन हो, फोर्स 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन अगर वाटर का आता है तो वाटर में सी आपको पेपर में गिवन नहीं होती, उसकी सी आपको खुद से पता होनी चाहिए। अगर वाटर के अलावा किसी चीज का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक हीट की आप लोगों ने 2 टाइप्स बनाई है ना, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बेसिकली टाइप्स जो हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट की तब टाइप्स होंगी जब आप गैसेस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं ना गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए सीपी जो होता है वो ग्रेटर होता है सीवी से, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम से। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं ना फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स, सीपी और सीपी को डिस्कस करें तो लिक्विड और सॉलिड्स के लिए जो सीपी होता है और सीवी अप्रोक्सीमेट आपस में इक्वल होते हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सीपी और सीवी अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट की जो 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो गैसेस के लिए होती हैं, और गैस में सीपी बड़ा होता है सीवी से, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में सीपी और सीवी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा ना, मतलब गैसेस के लिए क्यों ग्रेटर होता है। वैसे तो एफएससी में हम बहुत ज्यादा इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपका सपोज करें इस चैम्बर के अंदर एक 1 किलोग्राम गैस इनक्लोज है, इन आपका गैस की मास 1 kg है। अब आप इस गैस को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस केस में हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट वर्ड यूज होता है ना, तो इस चीज को आप समझें कि उस वक्त जो पिस्टन होता है वो मूवेबल होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस वक्त पिस्टन मूवेबल होगा। अब हम यहाँ पर इसको जो हीट देंगे, वो हीट एक काम तो ये करेगी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी,
हीट जो देंगे इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, प्लस हीट का कुछ पोर्शन इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएगा। पिस्टन का अपवर्ड मूव करवाने का मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। इसका मतलब ये कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम जो हीट देते हैं वो हीट दो फंक्शन कर रही है। एक तो हीट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, प्लस हीट वर्क डन कर रही है। और हमारा तलक टेम्परेचर का जो लिंक होता है वो किसके साथ होता है, इंटरनल एनर्जी के साथ होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी हीट कांस्टेंट प्रेशर के केस में टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही, बल्कि हीट का कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है और हीट का कुछ पोर्शन वर्क डन भी परफॉर्म कर रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम का केस देखें, सपोज करें वही गैस जो है वो एक पिस्टन में इनक्लोज है, 1 किलोग्राम गैस है और इसका वी कांस्टेंट है। जब बच्चों हम वर्ड बोलते हैं ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट के सिंपल से मीनिंग होता है, मैं इधर नीचे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट मीन पिस्टन फिक्स है। और जब हम बोलते हैं पिस्टन फिक्स है, पिस्टन फिक्स का मतलब होगा वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन हो ही नहीं सकता। अगर वर्क डन यहाँ पर हो ही नहीं रहा तो यहाँ पर आप उसको जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करोगे उस हीट ने अब दूसरा फंक्शन तो करना ही नहीं है। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो कि सारी की सारी हीट क्या इंक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब दूसरे लफ्जों में क्या इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये। तो फिर इसका मतलब ये कि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देंगे उसने दो काम करने हैं। हीट का कुछ पार्ट जो होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कुछ पार्ट वर्क डन। यहाँ पर हीट सारी की सारी क्या इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना। एक ही बात है, कल पढ़ाया था। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों केसेस में आप लोगों ने टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो कांस्टेंट प्रेशर में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कांस्टेंट किससे, वॉल्यूम से। क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हीट कितने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दो फंक्शन, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एक वर्क डन। और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हीट का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। जिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब असल में होता है टेम्परेचर ही इंक्रीज करना। तो यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। इसलिए मैंने बोला है कि सीपी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, सीवी से, फॉर गैसेस। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर इस बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इसमें ये बात बन जाएगी कि क्यूपी भी जो होगा फिर ग्रेटर होगा किससे, क्यूवी से, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा दे रहे हैं ना, तो क्यूपी भी ग्रेटर होगा क्यूवी से। लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ना कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपके पास डिफरेंट चीजें क्या है, सीपी ग्रेटर है सीवी से सीपी ग्रेटर जो है वो सीवी से ग्रेटर है और क्यूपीबी की से, लेकिन ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होने की क्या वजह है, देखिए दोनों केसेस में जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो दोनों केसेस में आप टेम्परेचर में चेंज कितने केल्विन लेकर आना चाह रहे हैं, 1 केल्विन ही लेकर आना चाह रहे हैं ना। आपकी रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो टेम्परेचर है उसमें चेंज 1 केल्विन की ही आए। तो देखिए 1 केल्विन की टेम्परेचर अगर लेकर आना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर का और इंटरनल एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर दोनों केसेस में आप लोगों ने फाइनली टेम्परेचर 1 केल्विन ही इंक्रीज करना है तो फिर फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये बातें याद रखनी है कि कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो, आप लोगों ने ये 3 एमसीक्यू अपने माइंड में रखने हो। बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं तीनों। ठीक है, वापस आते हैं। एक छोटी सी बात मैंने ये की थी कि ये सीपी और सीवी की वैल्यू डिफरेंट होती है गैसेस के लिए और लिक्विड और सॉलिड्स के लिए डिफरेंट नहीं होती। उसकी वजह ये है ना कि जो गैस होती है ना, अगर हम गैस की बात करें, अगर उसका हम प्रेशर कांस्टेंट करें और या वॉल्यूम को कांस्टेंट करें तो उससे उनके अंदर जब हम हीट देते हैं तो सिग्निफिकेंट, ये बल्कि आसान बात करता हूँ ना मैं। अच्छा जी, तुमको पूछना हो ना अब इनको मैं क्या कहूँ, ये काइंडली अपने माइक बंद कर दिया करें। मैं बार बार आप लोगों को वेटिंग रूम में भेजता हूँ लेकिन उसके बाद फिर आप लोग जो है वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि आप सॉलिड या लिक्विड से बात समझें, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। देखिए एक लिक्विड है या एक सॉलिड है। एक सॉलिड है, आप उसको किसी ओपन वेसल में हीट कर रहे हैं,
अगर हम किसी सॉलिड को ओपन वेसल में हीट प्रोवाइड करें, ओपन वेसल में हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, या उसका जो पिस्टन है वो मोबाइल लगा दें तो उस केस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम उसी सॉलिड को किसी क्लोज वेसल में हीट प्रोवाइड करें, तो जो सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रखें या प्रेशर कांस्टेंट ना रखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गैस है, उस गैस को अगर हम ओपन वेसल में रखें या उस गैस को क्लोज वेसल में रखें, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। तो गैसेस के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रखने से और प्रेशर कांस्टेंट ना रखने से उनके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो प्रोमिनेंट चेंजेस होती हैं। लेकिन सॉलिड या लिक्विड के ऊपर आप प्रेशर कांस्टेंट करें या वॉल्यूम कांस्टेंट करें तो एज सच कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड या सॉलिड्स होते हैं उनका सीपी और सीवी इक्वल होते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड जो होता है, इस केस में अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं या प्रेशर कांस्टेंट नहीं भी रखते, तो इस केस के अंदर जो आपके पास उनके वॉल्यूम में चेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगी, जीरो ही होगी। वॉल्यूम में चेंज का मतलब क्या है, सॉलिड अगर आप लोगों ने प्लेस किया होगा या आप लोगों ने अगर लिक्विड को प्लेस किया होगा, तो इस केस में उनमें जो चेंजेस होंगी वो एज सच को प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हुई है? वैसे ये वाली बात इसको मैं रिपीट करूं थोड़ा सा, सॉलिड या लिक्विड वाली बात, कि सॉलिड या लिक्विड को प्रेशर कांस्टेंट करें या प्रेशर कांस्टेंट ना करें, उनके वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती। लेकिन गैसेस को अगर आप लोगों ने किसी चैम्बर में रखा हुआ हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर आप देखें ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जैसे प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो उनके वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट क्या आ सकती है, चेंज आ सकती है। बस ये इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि सॉलिड या लिक्विड्स के लिए आप लोगों ने बातें याद रखनी। अच्छा, जहाँ तक बात हुई अभी तक न्यूमेरिकल्स की, तो वो सिर्फ एक फार्मूला जो मैंने शुरू में आपको ये वाला बताया है, इस फार्मूले के साथ आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़े बहुत बन सकते हैं। बाकी इसके जो मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, उसी तरह के ही इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चन थोड़े कम ही बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं, पहले मोलर स्पेसिफिक हीट की तरफ जाते हैं और उसके बाद दोबारा इनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस को देखेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है, ये तो आपकी बुक में भी है ना डिटेल से। मोलर स्पेसिफिक हीट कह लें या इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट भी इसी को कहते हैं और इसी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम भी दे रहे होते हैं, दोनों इसी के नाम है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी सारी डेफिनेशन वही होती है, यानी इसमें बस इतना सा चेंज आता है कि आप लोगों ने जो गैस इनक्लोज की होती है ना, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, बस इसमें उस गैस की जो अमाउंट होती है वो हम 1 मोल ले रहे होते हैं, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अप टू 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड, कि 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड किसी गैस का टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, दैट इज नेम्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यही डेफिनेशन वो पुराने वाली होगी, इसमें जहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप लोगों ने 1 मोल लिख देना, यानी सारी डेफिनेशन वही है। जहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ था उसकी जगह पर आप लोगों ने 1 मोल लिख देना है। बाकी दोनों की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वही बात दोबारा आपके पास रिपीट हो रही है। अच्छा, अगर दोबारा इसकी सेम बात इस केस में रिपीट हो रही है तो इस चीज़ के बारे में अब आपके पास अगर फार्मूला इसका लिखते हैं ना, इसकी सिंबल सी कैपिटल होती है, यानी कैपिटल सी हम इसकी सिंबल यूज करेंगे, ये कैपिटल है। और इसका जो फार्मूला बनेगा वो भी आपका क्यू ओवर एम की बजाय एन आ जाएगा, क्यू ओवर एम डेल्टा टी के बजाय हो जाएगा एन डेल्टा टी, आप लोगों ने लिख सकते, ठीक। तो ये बस थोड़ी सी याद रखनी है कि इसमें एन डेल्टा टी आ जाएगा, एम की बजाय आपका सेन आ गया, क्यू वही हीट, डेल्टा टी वही टेम्परेचर। इसमें भी अगर आप एन को 1 ले लें और टेम्परेचर डिफरेंस आप 1 केल्विन ले लें तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट, इसके वजह साथ वैसे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एम भी लिखा होता है, सबस्क्रिप्ट में एम, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को अगर हम दोनों को 1 1 ले लें तो क्यू ये हीट की इक्वल हो जाएगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट की इक्वल कब हो जाती है, अगर सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं उसकी अमाउंट 1 मोल हो और उसका टेम्परेचर आप लोगों ने 1 केल्विन इंक्रीज करना हो। बाकी दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोइंसाइड ही करते हैं, बस दोनों में अमाउंट डिफरेंट है, उसमें मास 1 kg है और इसमें हम जो मास ले रहे हैं वो आपके पास जो है वो हम लोग 1 मोल की फॉर्म में उसको ले रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने उसकी यूनिट बनाई थी, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह आप यूनिट बना सकते हैं। हीट की यूनिट जूल होती है, बस यहाँ पर किलोग्राम था पहले, यहाँ पर अब मोल आ जाएगा
और इनटू केल्विन बन जाएगा। तो इसकी यूनिट जो बनेगी जूल पर मोल और पर केल्विन आपके पास इसकी यूनिट होती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो आप लोगों के पास इसकी भी 2 टाइप्स बनेंगी। एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी और दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। मैं अब इसके वो पूरे नेम नहीं लिखूंगा, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। फार्मूला लिख लेते हैं, QP ओवर N डेल्टा T इसका फार्मूला होता है। और इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो CV इक्वल टू QV ओवर N डेल्टा T होगा। वो आपको कहता है वही पुराना फार्मूला है, बस Q के साथ आप लोगों ने V लगा देना है। अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाए QP के, तो QP के आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। CP QP इसी साइड पे रहेगा, CP N इंटू डेल्टा T। इसी तरह अगर इसके QV के न्यूमेरिकल आ जाए तो वो फार्मूला CV N इंटू डेल्टा T होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके CP के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, Q की फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आ जाते हैं तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के साथ-साथ अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और CP की वैल्यू गिवन है, तो आप QP कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। आप QV के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको भी आप इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। वैसे इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैं टेस्ट में 2-4 आपको न्यूमेरिकल दे दूंगा जिससे आपकी इन दोनों फार्मूलाज की या इस तरह जो पिछले फार्मूले थे जहां पर N की जगह पर M आ रहा था, उसकी थोड़ी बहुत आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो इसके इसी तरह के ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों के बन सकते हैं। बाकी वही बात जो हमारी बुक में लिखी हुई है कि जो CP होता है वो ग्रेटर होगा किससे, CV से, फॉर किसके लिए, गैसेस के लिए। और अगर हम CP जो होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल CV होगा फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। उसकी वजह यह है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करें या प्रेशर कांस्टेंट ना भी करें तो उनके वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती। देखें एक लिक्विड एक वेसल में पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें या वॉल्यूम कांस्टेंट ना भी करें तो उस लिक्विड को क्या फर्क पड़ना है। आप उस देखें ना, असल में हम CP और CV को जब डिफाइन करते हैं ना तो हम टेम्परेचर उसमें लेते हैं 1 केल्विन। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं सर अगर हम लिक्विड को वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं करते तो वो कहते हैं देखिए हम जब मिल्क को बॉयल करते हैं, जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो मिल्क जब बॉयल हो रहा होता है वो तो पूरी वेसल फिल कर देता है। तो बॉइलिंग के दौरान तो उसके वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आती है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, हालांकि लिक्विड में तो सिग्निफिकेंट चेंज आती है। जिस तरह मिल्क जब बॉयल करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आती है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, मिल्क में सिग्निफिकेंट चेंज आती है अगर आप उसको बॉयल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि CP और CV अप्रोक्सीमेट आपस में इक्वल होंगे। CP और CV के केस में जो टेम्परेचर में चेंज लेकर आनी है वो 1 केल्विन है। तो आप इस बात को यूं सोचो कि अगर किसी लिक्विड का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या 1 केल्विन लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज आएगी, नहीं आएगी। देखिए यार, आप पानी को थोड़ी देर के लिए धूप में भी रखें ना गर्मियों में, तो उस फिर भी उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उसके वॉल्यूम में तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती ना। तो इस बात को आप यूँ सोचें, जो मैं लिखता हूँ ना कि सॉलिड या लिक्विड में वॉल्यूम में चेंज 0 होती है, उसकी वजह बेसिकली ये है कि वॉल्यूम में चेंज कब 0 होती है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन। तो सॉलिड या लिक्विड में 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। IMF में लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से गैसेस में अगर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट क्या आ सकती है, चेंज आ सकती है। तो अगर किसी के माइंड में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी तो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो मैं वॉल्यूम 0 का लफ्ज़ लिखता हूँ, इस वॉल्यूम 0 का असल में मतलब जो होता है वो वॉल्यूम में चेंज होती है जब हम टेम्परेचर डिफरेंस कितना ले रहे होते हैं, 1 केल्विन पे जाकर देखनी होती है। तो 1 केल्विन पे ये जो है इसमें टेम्परेचर में चेंज नेग्लिजिबल आ रही होती है। अच्छा, ये बातें आपको समझ आ गई। और इसी तरह बच्चों वो जो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें क्या हैं कि इसमें QP जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, QV से। क्योंकि जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वहाँ पर हीट के कितने फंक्शन होते हैं, हीट के 2 फंक्शन होते हैं। एक, हीट ने पिस्टन को मूव करवाना होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, पिस्टन को मूव करवाना, ठीक है ना। और दूसरा काम उसने क्या करना होता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना होता है। ये सॉरी
तो यही वजह है कि इस केस में आपके पास हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ करने का मतलब किस में इंक्रीज़ लेकर आना है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ लेकर आना है ना। या मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है सिर्फ एक ही काम होता है, किसको इंक्रीज़ करना, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना। और अब इस केस में भी अगर मैं एमसीक्यू बनाऊँ तो वही एमसीक्यू सेम बनेगा कि डेल्टा यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यूवी होगा। यानी दोनों केसेस में टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम होगी। उसकी वजह क्या है कि दोनों केसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर में चेंज कितने केल्विन है, 1 केल्विन है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज सेम है, पहले भी बात पढ़ाई है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी 2-3 मिनट, उसके बाद हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन इसके करेंगे। ये तो मैं प्योरली आपकी बुक की चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट की बात करें या वो आपके साथ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट की बात करें या मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, दो प्रोसेस के लिए क्वेश्चन आते हैं। एक आ रहे होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब हमारे कोर्स में आइसोथर्मल प्रोसेस है नहीं, तो हम इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम बस इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी जब हम कल अपनी अलहदा क्लास पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वालों के साथ या ईटा वालों के साथ, उस पर हम लंबी चौड़ी बातें करेंगे इन प्रोसेस के ऊपर। अभी अब इतना याद रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर इन प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट तो टेम्परेचर में डिफरेंस जीरो। इन प्रोसेस के लिए अगर मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ, स्पेसिफिक हीट का लिखता हूँ या मोलर स्पेसिफिक हीट का लिखता हूँ, तो C इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक है। या अगर हम इसको सी एम के लिए लिखते हैं तो सी एम इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी हो जाएगा, एक ही बात है। अब जरा खुद सोचो, अगर आपके एमसीक्यू आ जाए कि स्पेसिफिक हीट बताएं ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की, या आपके एमसीक्यू आ जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट बताएं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो उस केस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब अगर हम इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निकालना चाहें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो दोनों में आपको डेल्टा टी को जीरो पुट करना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर हम यहाँ पर डेल्टा टी को जीरो पुट करते हैं, तो डेल्टा टी को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो समथिंग ओवर जीरो किसकी इक्वल होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस केस के अंदर जो सी की वैल्यू बनेगी वो आपके पास इनफाइनाइट होगी। इसी तरह अगर आपसे पूछता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगी, तो इसमें भी डेल्टा टी को जीरो पुट करो तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एमसीक्यू आ जाते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप स्पेसिफिक हीट बताएं या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लोग मोलर स्पेसिफिक हीट बताएं, तो वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों केसेस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी उसकी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट बन रही होगी। दूसरा जो आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है, वो यही दोनों स्पेसिफिक हीट आपसे पूछेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्यू जीरो होती है। क्यू जीरो होने का मतलब ये होता है कि हीट की जो एक्सचेंज है वो जीरो होती है। क्यू जीरो मीन हीट, नो हीट एक्सचेंज लिख सकता हूँ, हीट में एक्सचेंज होती नहीं, इसमें क्यू जीरो होता है। अब यही अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट बताएं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो इस फॉर्मूले में आप देखो क्यू को जीरो पुट करोगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर मोलर स्पेसिफिक हीट पूछे तो इसमें क्यू जीरो पुट करो तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कभी पूछे कि स्पेसिफिक हीट गैस की कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो वो भी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू भी हो सकती है। और मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है उसकी भी रेंज जीरो से कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी। तो मैंने दो एक्सट्रीम केसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें एक केस में वो वैल्यू जीरो बन रही हैं और दूसरे केस में वो वैल्यू इनफाइनाइट बन रही हैं। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू या मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप लोगों ने याद रखना है जीरो टू इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। और सेकेंडली आप लोगों ने याद रखना है कि इस एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपके पास जो है वो दोनों की वैल्यू जीरो होंगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में दोनों की वैल्यू जो होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। मैथमेटिकल एमसीक्यू है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अपनी बुक की तरफ आगे और चलते हैं। हमारी बुक में लिखा हुआ है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ठीक है। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर जो लिखा हुआ है, इसमें जो कैपिटल सी लिखे हुए हैं ये बेसिकली मोलर वाले हैं।
ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट वाले हैं। स्मॉल सी अगर होता तो वो फिर कौन सा होता, स्पेसिफिक हीट खाली होता ना। तो ये कैपिटल सी है तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट वाले हैं। इसके एमसीक्यू यूं आ सकते हैं, आर आपको कल भी बताया था जनरल गैस कांस्टेंट है। वैसे तो ये वाला जो फार्मूला है ना फॉर एनी गैस होता है, वो अलग बात है कि आप लोग केमिस्ट्री में ज्यादातर आइडियल गैस को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये फॉर एनी गैस किसी भी गैस के लिए होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एमसीक्यू यूं आ जाता है, वो कहता है कि आपका फॉर हाइड्रोजन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू ए है, और फॉर ऑक्सीजन गैस अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस के लिए सी पी माइनस सी वी इक्वल टू बी है। तो दोनों गैसेस हैं, दोनों मैंने डाई एटॉमिक ही लिखी हैं, एक सी पी माइनस सी वी इक्वल टू ए, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू बी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, और आपसे एमसीक्यू में ये पूछता है कि आप लोग जनाब ये बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप लोगों ने इसमें से करेक्ट रिलेशन बताना है कौन सा होगा। तो अगर हम इस केस में करेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके पास यूं लिखा होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, ये वाला रिलेशन तो किसी भी गैस के लिए इक्वली होल्ड करता है। तो सी पी माइनस सी वी हाइड्रोजन का भी आर की इक्वल होगा, और ऑक्सीजन का सी पी माइनस सी वी किसकी इक्वल होगा, आर की इक्वल होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी होगा, यानी ए और बी आपस में इक्वल होंगे, एंड दे आर बोथ आर इक्वल टू आर। और आर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। तो ये वो यहाँ पर बात कर रहा है कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे और ये इक्वल टू आर होंगे, और आर यहाँ पर जो शो कर रहा है वो कौन सा है, जनरल गैस कांस्टेंट को शो कर रहा है। अच्छा, ये बातें हमें समझ आ गई कि आपके पास ए और बी आपस में इक्वल होंगे एंड दे आर इक्वल टू आर के इक्वल बनेंगे। अच्छा, ये एक बेसिक सी बात होगी। इसके बाद अगर हम फर्दर इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों ने इसमें देखना है कि एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं गैमा का। गैमा का फार्मूला होता है सी पी ओवर सी वी। इसमें भी सी पी और सी वी जो है वो मोलर वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। गैमा के बारे में आपको आइडिया है कि गैमा हम बोलते हैं रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स, रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो गैमा जो है वो रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट्स की, और जो गैमा है इसकी आपको सामने दो सेम चीज़ों की रेशो है इसकी, इस वजह से नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये दो सेम चीज़ों की रेशो है, सी पी और सी वी दोनों की यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो गैमा की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर गैमा जो होता है ना वो गिवन होता है, यानी क्वेश्चन यूं आता है कि आपको क्वेश्चन में गैमा गिवन होता है और आपसे सी पी भी पूछ लेता है और आपसे सी वी भी पूछ लेता है, यूं क्वेश्चन आते हैं। सॉरी क्वेश्चन में गैमा की वैल्यू आपको गिवन होती है और आपसे सी पी की वैल्यू पूछता है कितनी होगी, या सी वी की वैल्यू क्या होगी। इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आप बेहतर है ये एक फार्मूला याद रख लें, तो इससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज जिस तरह मैंने आपको एफएससी में करवाए थे ये वाले क्वेश्चन, उससे वो आपको 2-3 इक्वेशन बनाकर उनको कंपेयर करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट में तो आप इक्वेशन बनाकर उनको कंपेयर ना ही करें तो बेहतर, आप ये वाला फार्मूला सिर्फ याद रख लें, सी वी इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस वन। तो जो भी आपको गैमा गिवन है यहाँ से गैमा लिखें, उसमें से 1 माइनस करें, इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका सी वी आ जाएगा। और आप लोगों ने अगर सी पी ए सी वी आ जाएगा ना, अगर आप लोगों ने अब सी पी निकालना है तो सी पी के लिए भी हम इस तरह का फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है, उसका आप इस फार्मूले से फिर सॉल्व कर लेना, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक एमसीक्यू करवाता हूँ फिर आपको सही बात समझ आएगी। सपोज करें आपको बच्चों क्वेश्चन आ गया है, गैमा इज इक्वल टू 1.5 आपको गिवन है। इफ गैमा इक्वल टू 1.5 है और आपका एमसीक्यू ये आ गया है कि सी पी की वैल्यू बताएं या सी वी की वैल्यू बताएं। देखिए वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट में जो एमसीक्यू आएगा उसके ऑप्शन कैसे होंगे। तो ऑप्शन में आप लोगों ने देखना है कि सी पी और सी वी किस टाइप के बनेंगे। अब अगर हम इसको सी पी या सी वी के लिए सॉल्व करना चाहें तो चलें पहले सी वी के लिए कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला तो सी वी के लिए है ना। आर ओवर इस गैमा की जगह पर आप लोगों ने लिखना है 1.5 माइनस 1, तो सी वी इज इक्वल टू आर ओवर 1.5 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 0.5। इसका पॉइंट खत्म करोगे तो नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट खत्म हो गया, 10 2 से कैंसिल हुआ, 2 ऊपर चला गया
तो CV इक्वल टू 2R। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने थोड़ी जल्दी में की है, लेकिन आसान बात है, आप लोग सारे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, ये मैं आपसे कह रहा था, अगर आपको गैमा गिवन हो तो आप CV को इन टर्म्स ऑफ R बता सकते हैं। तो अगर आपको गैमा MCQ आता है ना 1.5 है तो CV बताएं, तो इस केस में योर CV इक्वल टू 2R होगा। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। अब CP के लिए मैं कह रहा था इस तरह का फार्मूला होता है उसका भी ना, लेकिन क्या जरूरत है, इतने ज्यादा फार्मूला आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो आप इसको, आसान हल है ना, जब आपका CV आ गया है तो CP तो निकल सकता है, CP माइनस CV इक्वल टू R हो जाएगा। अब CP माइनस, यहाँ पर जो CV आ रहा है उसकी जगह पर हम 2R लिख देंगे, अभी कैलकुलेट जो किया है ना, तो CP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3R। तो अगर आपके MCQ आता है तो CV अगर लिखा होगा तो ऑप्शन 2R चूज करेंगे, और अगर CP ऑप्शन में लिखा होगा तो CP के लिए आप लोगों ने इसका ऑप्शन जो है वो 3R चूज करना है। तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आपके पास स्मॉल सी में लिख सकता हूँ, आपको इधर से समझ आ जाए अच्छा, एंड कैपिटल सी, या इस कैपिटल सी के साथ मैं एम भी लगा देता हूँ ना, यानी स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। उन क्वेश्चंस में ज्यादा डिटेल में जाने से पहले ना मैं आपके लिए सिंपल से एक फार्मूला लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू बनेगी M टाइप इनटू CV। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या चीज है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और M क्या चीज है, जिस गैस में इन दोनों को लिंक कर रहे हैं उन दोनों गैसेस की, उस गैस की मोलर मास है, यानी उस गैस की मोलर मास लिखी हुई। मैं आपको क्वेश्चन ही करवाता हूँ, एक आधा पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम CP को लिंक करना चाहें तो CP इक्वल हो जाएगा M, वही गैस की मोलर मास, इनटू CV हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं नहीं लिख रहा, ये भी मोलर, मोलर समझ आ रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सिंपल ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, सॉरी यार इसके साथ भी P आएगा फिर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अच्छा आप जरा सुने, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि MCQ आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑक्सीजन, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास ऑक्सीजन के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछता है। तो ऑक्सीजन के लिए अगर मैं डायरेक्ट अब MCQ को सॉल्व करता हूँ ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन में CV पूछता है, ऑक्सीजन के लिए CV का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑक्सीजन के लिए CV जो बनेगा, कैपिटल CV जो होगा, आप लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या लिखनी है, मोलर मास लिखनी है। ऑक्सीजन की मोलर मास कितनी बनेगी, 32 हो जाएगी, और साथ में आप लोगों ने क्या लिख देना है, CV लिख देंगे। तो बहुत आसान सी बात कि इन दोनों का आपस में जो लिंक बनेगा वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। और अगर इन दोनों की रेशियो पूछ लेता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट की स्पेसिफिक हीट के साथ रेशियो बताओ फॉर ऑक्सीजन, तो वो आपका क्या बनेगी, 32 रेशियो क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह अगर आपसे वो कांस्टेंट प्रेशर पे पूछे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछे, तो आप लोग इस फार्मूला के थ्रू दोनों जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज हैं उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने, अगर क्वेश्चन आ जाए मोलर स्पेसिफिक हीट के और सिंपल स्पेसिफिक हीट के अगर क्वेश्चन आ जाएं, तो इन फार्मूला से दोनों स्पेसिफिक हीट आपस में लिंक हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए वो कहता है कि फार, चलें ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, कि फार नाइट्रोजन, आपके पास नाइट्रोजन गैस के लिए द वैल्यू ऑफ CP माइनस, फॉर नाइट्रोजन आप लोगों ने बतानी है वैल्यूज ऑफ CP माइनस CV इक्वल टू, नाइट्रोजन के लिए CP और CV की वैल्यू बतानी है। अब ऑप्शन आ गए हैं 14R, बी ऑप्शन आप लिख लें R/14, सी ऑप्शन आप अपने पास लिख लें 28R, और डेल्टा ऑप्शन आप अपने पास लिख लेंगे R/28। देखें अब एक चीज तो क्लियर होगी कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। ठीक है, अब इसमें तो R का ऑप्शन ही नहीं है,
मतलब इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी आर नहीं लिखा हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीपी और सीवी लिखे हुए हैं, ये कैपिटल वाले सीपी और सीवी नहीं होंगे। कैपिटल वाले का मतलब ये है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ। ये बेसिकली फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसको अब देखना है ये किसके इक्वल होगा। वो जो आप लोगों ने दूसरा पढ़ा ना Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, वो तो मैंने आपको एमसीक्यू भी करवाया, वो तो किसी भी गैस के लिए आर की इक्वल ही रहेगा, वो तो फिक्स है ना। इसका देखते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, ये सब गैसेस के लिए फिक्स नहीं होगा। इसको भी हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट आएगी यहाँ पर। ये बात आपको समझ आ गई कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट वाली बातें थी वो फॉर एनी गैस था। Cp माइनस Cv अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे तो वो वाली बात जो है वो सब गैसेस के लिए सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट गैसेस के लिए उसकी वैल्यूज आपके पास डिफरेंट ही आ रही होती हैं। तो अब आप इसको, ये जो स्मॉल Cp है और ये वाला जो Cp है, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि इनकी वैल्यूज आपके पास बनती कौन सी। देखिए हम लोगों ने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है, कैपिटल Cp किसकी इक्वल होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू स्मॉल Cp होता है ना। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कैपिटल Cv जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू स्मॉल Cv होता है। तो आप इस फार्मूले में ये करें ना कि इस Cp और Cv जो है, Cp माइनस Cv तो हमें ये वाले चाहिए ना, तो आप अपना फार्मूला लिखें Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ये कैपिटल मैंने लिखे हैं तो ये मोलर वाले हैं ना, हमें मोलर वाले तो चाहिए नहीं, हमें सिंपल स्पेसिफिक हीट वाले चाहिए। तो इस Cp और Cv की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दें। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, m इंटू Cp माइनस m इंटू Cv इज इक्वल टू आर। अब तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना, अब तो हम आर की को लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस Cp माइनस Cv मोलर वाली इक्वेशन यूज की है ना, और उस मोलर वालों को आप लोगों ने इससे रिप्लेस कर दिया है कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर ये बन गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर बाय, वो आप यूँ समझ लें कि अगर नहीं समझ आई तो आप m को कॉमन ले लें यहाँ से, m मैंने कॉमन कर लिया, अभी r ही लिखा रहने दो। तो ये स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इक्वल टू आर बाय उस गैस की मोलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर पढ़ा हुआ है वो आप लोगों ने मोलर के लिए पढ़ा हुआ है। अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक हीट के बारे में कि स्पेसिफिक हीट का Cp माइनस Cv किसके इक्वल होगा, तो उसका अब आपको आइडिया हो गया है, उसमें R नहीं होगा बल्कि R को उस जिस गैस की बात हो रही होगी उस गैस की मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वो था फॉर मेरे ख्याल है नाइट्रोजन के लिए। अगर नाइट्रोजन के लिए बच्चों आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय 28, मेरे ख्याल है नाइट्रोजन की मास 28 ही होती है, तो R बाय 28 बनेगा। तो इस एमसीक्यू का ऑप्शन फिर आप लोगों के पास डेल्टा ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि दो तरह के हैं बेसिकली, एक कैपिटल वाला C है, एक स्मॉल वाला C है। आपकी बुक में इनके लिंक के क्वेश्चन गिवन नहीं है, जो बुक में थे वो मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं। अब हम इनके कुछ लिंक के क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं कि अगर थोड़े क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं तो वो लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको आने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी Cp और Cv की। थोड़ी और इसमें आगे चले जाते हैं। अब Cp और Cv के मैं मतलब वो कंबाइंड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कंबाइंड क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने आपको बना दिए। अब हम वापस आते हैं एक और छोटी सी चीज की तरफ। अब आपने अभी फार्मूला जो पढ़ा है ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर हो गया। Cv का एक और फार्मूला भी होता है, ये थोड़ी सी एडवांस बात है, लेकिन इससे आपको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। F बाई टू इंटू आर भी होता है, यानी Cv इक्वल टू F बाई टू इंटू आर भी होता है। यहाँ से आप चाहें तो Cp का फार्मूला भी बना सकते हैं। वैसे Cp का कैसे बनेगा, Cp को इसी साइड पे रहने देते हैं, Cp को ना छेड़े, इधर ही रहने दें, इसको उधर ले जाएं, तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस Cv हो जाएगा, यानी R प्लस Cv हो जाएगा। तो Cp इक्वल टू R प्लस Cv की जगह पर हम क्या लिख सेंगे, F बाई टू इंटू आर लिख सेंगे, तो F बाई टू इंटू आर हो जाएगा। तो Cp यहाँ से जो बनेगा, अगर हम R को यहाँ से कॉमन ले लें, तो R को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस R कॉमन आ जाएगा, F बाई टू इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं इस फार्मूले को तो रिकमेंड नहीं करता हम इसको यूज़ करें, लेकिन वैसे अब याद रख लेना है कि Cv
F/2 इंटू आर होता है, और Cp अगर हम यहाँ से बनाएं तो R इंटू 1 प्लस F/2 होता है। F इसमें क्या है? F इसमें एक चीज लिखी हुई जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना याद रख लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो आप डिफरेंट गैसेस की बस याद कर लें। इस पर हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते क्योंकि ये फिर आप ज्यादा कोर्स से हट जाएंगे ना। हमारे ये काम का फार्मूला है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको आप थोड़ा सा बस माइंड में रख लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का चक्कर क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप मोनो, ये अगर आप याद कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तभी आपको थोड़ी देर तक आइडिया होगा, इसका फायदा हमें बड़ा होगा। हमारे काम का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हमारा कंसेप्ट जरूरत का नहीं है, हम लोगों ने इसको यूज करके कोई और चीज पढ़नी है, उसके लिए हमें ये थोड़ी सी बातें याद करनी पड़ेंगी। मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो 3 होता है। ठीक है, ये वैसे केमिस्ट्री की बेसिकली कंसेप्ट है। मोनोटॉमिक गैस कौन सी? हीलियम मोनोटॉमिक होती है, नियॉन मोनोटॉमिक है, आर्गन मोनोटॉमिक है, इवन सोडियम मोनोटॉमिक है। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। सोडियम खैर गैस तो नहीं है, सोडियम तो नहीं लिखेंगे। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, गैसेस लिखनी है ना, मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, एलिमेंट नहीं, गैस, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। इसी तरह अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो जो डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, डाई एटॉमिक गैस आपको सबको याद है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी हैं, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और जो पोलीटॉमिक होती हैं, जिस तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ही सॉरी ओजोन O3 जो होती है, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मैंने बात नहीं की क्योंकि इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है अब हम उस तरफ चलते हैं, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो मैंने कुछ गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हैं, इन गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, और जो पोलीटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो पोली एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होगा। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी। अच्छा, अब आते हैं जो जिस काम के लिए हम लोगों ने सारी एफर्ट की है उसकी तरफ। वो बच्चे इस तरह चक्कर है कि आपसे जो डिफरेंट गैसेस होती हैं ना, उनके क्वेश्चन कुछ यूँ पूछता है। सपोज करें मैं मोनोटॉमिक गैस से शुरू करता हूँ। अब ये जो बात करने लगा हूँ ये हमारे काम की है और एडवांस लेवल की नहीं है, बेसिक लेवल की बात है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, मोनोटॉमिक गैस की। अब मोनोटॉमिक गैस का एक तो आप लोगों ने याद कर लिया कि मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ऐसे ये आपसे ना वो किसी और ये जो आगा खान वगैरह हैं या जो नम्स वगैरह में शायद ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ले, यूएचएस और ईटा में नहीं पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से पूछ सकता है क्योंकि थोड़ी एडवांस बात है। ईटा में और उसमें ज्यादातर बुक से लिंक चीजें आती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 होता है मोनोटॉमिक गैस का। अब बच्चों आपसे वो पूछ सकता है मोनोएटॉमिक गैस का सीवी बताएं, मोनोएटॉमिक गैस का सीपी बताएं, ठीक है ना, मोनोएटॉमिक गैस का गैमा बताएं। बस ये चीजें आपसे पूछ सकता है कि मोनोएटॉमिक गैस का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा याद कर लें, बाकी चीजें अब हम इससे चला लेंगे। मुझे बताओ सीवी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, F/2 इंटू प्लस आर, मेरा ख्याल लिखवाया था मैंने, F/2 प्लस आर था ना। अब अगर आपसे पूछता है कि मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, जो कि नहीं पूछेगा, मतलब ईटा और उसमें ना इंजीनियरिंग वालों से पूछ सकता है और मेडिकल वालों से नम्स वगैरह में पूछ सकता है या एएमसी के टेस्ट में पूछ सकता है। वो फार्मूला F/2 इंटू आर। अब जरा इसमें पुट करो, एफ की जगह क्या लिखो 3, 3/2 प्लस आर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं F/2 इंटू आर हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी आपके पास F/2 इंटू आर होगा, सर ये मल्टीप्लाई। प्लस नहीं है। हाँ प्लस नहीं है, प्लस नहीं है सॉरी, इसमें इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3R डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो बहुत सिंपल होगी बात कि आपसे मोनोटॉमिक गैस के लिए उसने CV पूछा। CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है ना, कैपिटल V है, कैपिटल C है, मोलर की बातें हैं सारी अब, ठीक है। अगर आपसे मोनोटॉमिक गैस का मोलर पूछेगा तो F/2 इंटू आर, तो 3/2R हो जाएगा। अगर इसी तरह उसका CP पूछता है तो मैं नहीं कहता आप CP का फार्मूला यूज करें, आप CP के लिए बेहतर है ये करें, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है ना, तो यहाँ से उसका आप जो है वो CP निकाल लें, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो फार्मूला में भी याद नहीं भी रहता समटाइम। अगर किसको याद है तो उससे निकाल लें, उसमें F की वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जहां से हम मर्जी निकालें। तो CV आपका कितना आ रहा है, 3R/2 है,
CV ओपन करना है 3r/2, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 5r/2। चलें जी, मैंने आपको बच्चों अपनी तरफ से मोनोएटॉमिक गैस का CV भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और मोनोएटॉमिक गैस का CV भी बता दिया, ये भी उतना ही अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। इसी तरह मोनोएटॉमिक गैस के गैमा भी कैलकुलेट करते हैं ना। मोनोएटॉमिक गैस का गैमा क्या बनेगा? गैमा होता है CP/CV, CP/CV। जरा जल्दी से आप सोचो, अगर इस CP को मैं इस CV से डिवाइड करूंगा, इस CP को CV से डिवाइड करूंगा, दोनों का 2 से कैंसिल हो जाएगा। नहीं मैं लिखता ना, आपको समझ आ रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो CP का 5 बच जाएगा और CV का 3 बच जाएगा। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए अगर गैमा पूछेगा तो 5/3 होगा, और 5/3 1.66 बनता है। हम इसको राउंड 1.66 लिखते हैं, यूजुअली हम 1.67 इसको लिख रहे होते हैं, यूनिट इसकी होती नहीं है। तो ये जो काम आप लोगों ने किया है ना मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम याद हो और आपको वो एक फार्मूला याद हो F/2 × R, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, अदरवाइज तो मैं तो कुछ ईयर्स पहले डायरेक्ट टेबल भी याद करवा देता था, लेकिन बेहतर है कि आप वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से अगर पेपर में आपको कुछ चीज़ भूल भी जाए तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में मोनोटॉमिक गैस लिखा हुआ वर्ड यूज हो भी सकता है, जरूरी नहीं मोनोटॉमिक गैस उसने लिखा वो ये भी लिख सकता है ना, हीलियम के लिए बताएं, नियोन के लिए बताएं, जो मैं पहले मोनोटॉमिक के नाम लिख रहा था, ऑर्गन वगैरह के लिए बताएं। तो गैसेस के नाम लिखे मतलब वो कहते हैं ऑर्गन के लिए गैमा कितना होगा 1.67, ऑर्गन के लिए गैमा कितना होगा 5/3 भी ठीक है, ऑर्गन के लिए CP क्या होगा, ऑर्गन के लिए CV क्या होगा। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़े से आप लोगों ने याद रखने। डाइटोमिक गैस के लिए आप लोगों ने मेरा ख्याल है ये F को 5 पढ़ा है। अब हम इसका थोड़ा जल्दी से करते हैं। इसका क्या बनेगा जनाब, F/2 × R था, तो कितना बन जाएगा 5R/2 हो जाएगा। अब इसमें CP को खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आपका जो CP बनेगा 7R/2 होगा। कैसे सॉल्व करना है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, या आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना, ऊपर सॉल्व हुआ है CP - CV = R से कर लें, या जो मैंने ये वाला फार्मूला बताया ना इस फार्मूले से कर लो ना, ये वाला जो फार्मूला F की जगह 5 पुट करना ना, देखिए ना 1 + 5/2 2 एलसीएम आ गया, तो 2 + 5 7/2 R, तो ये मैंने लिखा हुआ है 7R/2, ठीक है। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, अगर आप वो लेकर करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। गैमा आप इसका जनाब बनाना चाह रहे हैं, अगर हम इसका गैमा बनाना चाह रहे हैं तो गैमा के लिए आप लोगों ने क्या करना है, CP को CV से डिवाइड करना है। तो CP को CV से डिवाइड करोगे, वही बात खुद डिवाइड आप करके देख लेंगे, इसका 7 बच जाएगा, उसका 5 बच जाएगा, तो 7/5 हो गया। 7/5 को अगर हम सॉल्व करें तो 1.4 होगा। और डाइटोमिक गैसेस के नाम आपको मुझसे ज़्यादा आते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी डाइटोमिक हैं। इनके क्वेश्चन आप लोगों ने इस मेथड से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बचूंगड़ो बात है पॉलीएटॉमिक गैस की। अगर हम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बात करें तो पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, हम 6 मेरे ख्याल लिखवाया था। इसका अगर हम CV निकालेंगे F/2 × R, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 3R हो गया। CP इसका आप उसी फार्मूले से खुद सॉल्व करोगे तो 4R हो जाएगा। और अगर इसका आप लोगों ने गैमा बनाना है तो इसका 4 उसका 3, 4/3 हो गया। 4/3 करेंगे तो 1.33 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो गैमा आपके पास बन रहा होगा वो 1.33 हो जाएगा, ठीक होगी बात। ये आप इस तरह डायरेक्ट याद रख सकते हैं गैमा के। अब एक और छोटी सी चीज जरा देखें कि आप लोगों ने गैमा निकालना अगर हो इस फॉर्म में, यानी अगर सिर्फ क्वेश्चन, मैंने तो कहा ना पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो सारे एमसीक्यू है ना। अगर गैमा ही खाली पूछा हो, मतलब वो आपको कहता है पॉलीएटॉमिक गैस का गैमा बताएं, तो बड़ा मसला है कि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गैमा या तो आप याद कर लो, इतनी तो ज्यादा है ही नहीं गैसेस, याद करने ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप याद नहीं करना चाहते, आप सुस्ती हजार नेमत है के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आप इसका ये वाला फार्मूला याद रख लो, 1 + 2/F। इससे आप डायरेक्ट गैमा किसी भी गैस का निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस गैस का निकालना चाह रहे थे, पॉलीएटॉमिक गैस का गैमा कितना होगा, विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ CV एंड CP, इस फार्मूला से आप किसी भी गैस का गैमा कैलकुलेट कर सकते हैं, मोनोटॉमिक हो, डाइटॉमिक हो, पॉलीटॉमिक हो। फॉर एग्जांपल हम पॉलीटॉमिक का चेक करते हैं कि फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीटॉमिक है 6, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, हाँ ठीक आ रहा है, 3 + 1/3।
तो ये आपके पास बच्चों बन गया 4/3। तो आपको ये बात नज़र ही नहीं आ रही। तो ये आपको आइडिया हो गया ना कि इस चीज़ को आप लोग जो है वो इस फार्मूला से डायरेक्ट भी हम डिग्री ऑफ गैमा को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए। मैंने इसलिए सारे कंबाइन आपको कैलकुलेट करवाए हैं कि वो इकट्ठे कैलकुलेट करवाएं, क्योंकि सीवी के क्वेश्चन आते हैं, सीपी के गैमा के आ जाए तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर सिंपल गैमा किसी क्वेश्चन में आ जाए तब भी आप उसको डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। सिंपल सीपी पूछे तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया है ना, वो जो 1+ समथिंग वाला था। सिंपल सीवी का फार्मूला भी बताया हुआ है। तो सिर्फ एक चीज अगर आप लोग याद कर लेना किसी तरीके से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने होंगे, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके हम इसमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।